दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के सवालों का गुणनखंड करना सीखेंगे जिसमें कि रूट वाली संख्याएं भी होती हैं। जैसे इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे √7 है, इसमें √3 है। तो अगर आप लोग इस प्रकार का गुणनखंड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बिना रूट वाला गुणनखंड आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन सभी सवालों में रूट वाली संख्या नहीं है। तो रूट वाला गुणनखंड सीखने से पहले आपको ये वाला गुणनखंड आना चाहिए। अगर आपको ये आता है इस प्रकार का गुणनखंड तब तो अच्छी बात है, तब आपको ये रूट वाला समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इस प्रकार का गुणनखंड नहीं आता है तो ये आपको समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, जब मैं समझाऊंगा तो हो सकता है आपको समझ आ जाए, लेकिन डाउट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग इस प्रकार का गुणनखंड सीख लीजिए, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखिए। तो आप लोग इस प्रकार का कहाँ से गुणनखंड सीखेंगे? तो देखिए मैंने इस प्रकार का गुणनखंड के ऊपर एक बिल्कुल सिंपल वीडियो बनाया हुआ है और उसको देखकर एकदम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी समझ जाएगा। तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा, आप लोग उसको देख लीजिए। मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो इस प्रकार के सवाल में कभी भी गलती नहीं होगा। पूरे यूट्यूब पे सबसे सिंपल वीडियो वही है गुणनखंड के ऊपर। अगर आपको भरोसा है तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको गुणनखंड में 1% भी गलती नहीं करेंगे। तो देखिए जिस तरीके से मैंने उस वीडियो में गुणनखंड सिखाया है, इसको भी बिल्कुल हम लोग उसी विधि से हल करेंगे। ठीक है ना, बस यही है कि आपको एक दो चीज़ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि ये रूट वाली संख्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिए गए, √7x² - 12x - 4 √7। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x² के पहले जो संख्या रहता है उसका हम लोग अंतिम संख्या में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए। तो हम लोग √7 का गुणा करेंगे किसमें, 4 √7 में। सबसे पहले हमें इन दोनों का गुणा करना है। तो देखिए इनका गुणा करना जिनको आता है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिनके लिए ये गुणा करना नहीं आता उनके लिए मैं थोड़ा सा रूल बता देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए आपको गुणा करना हो √3 और √3 का, तो गुणा करने पर 3 आ जाएगा। अगर आपको गुणा करना है √4 और √4 का, तो गुणा करने पर 4 आ जाएगा। अगर आपको गुणा करना है √5 और √5 का, तो ये आ जाएगा 5। यानी कि आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या है और सेम का गुणा करना हो तो बस रूट हट जाते वो संख्या आ जाता है। जैसे √10 गुणा √10, इसका गुणा करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे संख्या दिया है और यहाँ पे रूट वाली संख्या, यहाँ पे ये संख्या है, यहाँ पे रूट वाली संख्या, तो ये भी पूरा संख्या है। तो इसका मतलब ये होगा 4 और √3 के बीच में, यहाँ पे देखिए बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह होगा। यानी कि 4 √3 का मतलब हुआ 4 गुणा √3। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इन दोनों का गुणा करना है, तो मैंने इस तरह से लिख लिया। अब इनका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा √7 गुणा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणा √7। ठीक है, तो √7 का गुणा करने पर पूरा 7 हो जाएगा, फिर गुणा 4 ये रहेगा ही, तो ये गुणा करने पर आ जाएगा 28। तो देखिए इनका गुणा करने पर यहाँ पे 28 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गुणा करते हैं। अब यहाँ पे 28 आ गया है। अब आपको ऐसी दो संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो 28 आ जाए और उन्हें घटाने पर ये बीच में 12 आना चाहिए। ठीक है, तो वो दोनों संख्या खोजिए। तो सबसे पहले देखिए 7 और 4, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे 28 आ जाएगा, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन हमें तो 12 चाहिए घटाने के बाद। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा संख्या ट्राई करेंगे। तो देखिए 14 और 2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब देखिए 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही दो संख्या खोज लेना है। अब खोजने के बाद आपको क्या स्टेप लेना है, देखिए अब 14 और 2 को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है ताकि बीच वाला चिन्ह सहित आए, मतलब -12 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 14 और 2, सबसे पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +16, लेकिन हमें तो -12 चाहिए। तो फिर यहाँ पे लिखिए 14 और 2, अब माइनस का चिन्ह लगाइए, तो ये इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा -16, लेकिन हमें तो -12 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 14 और 2 लिखिए, अब हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो इसको हल करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +12, लेकिन हमें तो -12 चाहिए। तो अभी एक और बचा है माइनस और प्लस वाला, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि -12 आ गया, हमें -12 चाहिए भी था।
तो सबसे पहले आपको दोनों संख्या इस तरह से खोज लेना है, फिर उसको इस प्रकार से चिन्ह रख के व्यवस्थित करना है ताकि ये बीच वाला चिन्ह सहित आ जाए। तो -12 आ गया है। तो अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि -14 -2 इसे हल करने पर -16 कैसे आता है, +14 +2 इसे हल करने पर +16 कैसे आता है, तो इसे समझने के लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमें -12 मिल चुका है, अब हम लोग इसका यूज करेंगे। बस क्या करेंगे, इनके बाद हम लोग x लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा √7x²। पहला पद वैसे लिखिए, ये लास्ट वाला पद वैसे ही लिखिए। अब बीच में हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे लेकिन x लगा देंगे। तो ये हो जाएगा -14x और +2x, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम लोग सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, यानी कि सभी का विस्तार रूप लिखेंगे। पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये, 4 पद मिल गया हमें। चारों का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये रूट वाली संख्या है तो इसका अभाज्य गुणनखंड तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा √7 गुणा, यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। x पर 2 घात है तो x का हम 2 बार गुणा करेंगे। तो पहला पद का विस्तार रूप ये हो गया, माइनस से माइनस लगाइए। अब इस 14 और x का विस्तार रूप लिखिए। तो हम 14 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये हो गया 14, 2 से कटेगा, 2 7 14, 7 एकम 7, यानी कि हम लोग 14 को लिख सकते हैं 2 गुणा 7, 2 गुणा 7, इनका गुणा करने पर 14 आ जाएगा और ये x है। तो ये दूसरे पद का विस्तार रूप हो गया। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिखिए। 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा x माइनस। अब यहाँ पे देखिए 4 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 गुणा 2, 4 का अभाज्य गुणनखंड हो गया और ये √7 तो रहेगा ही रहेगा। तो ये चौथे पद का विस्तार रूप हो गया। तो देखिए आपको विस्तार रूप लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉमन लेते हैं, मतलब इन दोनों में कॉमन लेंगे फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। लेकिन जब भी आपको रूट वाला संख्याओं का गुणनखंड करना रहेगा तो हम लोग विस्तार रूप लिखने के बाद एक स्टेप और बढ़ाते हैं। वो स्टेप क्या बढ़ाते हैं वो ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें देखिए ये रूट के अंदर 7 है, तो यहाँ पे अगर रूट के अंदर 7 है तो यहाँ पर भी सेम ही संख्या रहेगा, रूट के अंदर 7 ही रहेगा। ये नहीं है कि यहाँ पे रूट के अंदर 7 रहे, यहाँ पे 8 हो जाएगा रूट के अंदर। तो देखिए रूट के अंदर 7 है तो हम लोग इसमें 7 खोजेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे 7 आया है। अब इस 7 को हम लोग हटा करके क्या लिखेंगे, देखिए 7 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। 7 को हम लिख सकते हैं √7 गुणा √7। अगर यहाँ पे 5 दिया है तो हम 5 को लिख सकते हैं √5 गुणा √5, ठीक है। तो रूट के अंदर 7 दिया है तो इसमें हम लोग 7 को खोजेंगे और जहाँ पे 7 मिल जाए उसके जगह √7 गुणे √7 लिख देंगे। अगर यहाँ पे रूट के अंदर 3 रहता तो हम इसमें 3 खोजते हैं और जहाँ पे 3 मिल जाता वहाँ पे √3 गुणा √3 लिखते हैं। चलिए समझते हैं। तो देखिए बाकी सब जैसा है हम लोग उसको वैसा ही उतारेंगे, लेकिन जहाँ पे 7 है वहाँ पे √7 गुणे √7 लिखेंगे। तो यहाँ पे √7 हो जाएगा गुणा x, ये पहला पद हो गया। फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा, अब देखिए 7 मिल गया, इसके जगह हम क्या लिखेंगे √7 गुणा √7, फिर गुणा ये हो जाएगा x, तो ये दूसरे का विस्तार रूप हो गया। फिर प्लस ये हो जाएगा 2 गुणा x, ये तीसरे पद का विस्तार रूप हो गया। फिर माइनस 2 गुणा √7, ये तीसरे पद का विस्तार रूप हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में आप कॉमन लीजिए। तो कॉमन क्या होता है, जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। तो देखिए इसमें √x है, इसमें भी √x है, यहाँ पे x है, इसमें भी x है, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों में कोई भी मिल नहीं रहा है, मतलब कि √7 और x ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो कॉमन जो होता है वो कोष्टक के बाहर होता है और कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, ये x बचा, माइनस से माइनस लिखिए, 2 √7 बच गया है, तो 2 √7 इतना हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये 2 कॉमन हो जाएगा। अब कोष्टक में क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 2 √7 बचेगा। तो देखिए जब भी आप लोग कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे जो आता है सेम यहाँ पर भी उतना ही आएगा। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो कोष्टक वाला है इसको सबसे पहले लिख लेते हैं x माइनस 2 √7। अब इसके बाद दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे √7x और ये हो जाएगा +2। तो इस तरीके से इसका गुणनखंड इतना हो गया। तो ये हो गया आंसर। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों कोष्टक के बीच में यहाँ पे चिन्ह लगा देते हैं, प्लस या फिर माइनस, जो कि गलत है। इन कोष्टक के यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे चिन्ह लगाना ही है तो आप लोग गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, बाकी कोई चिन्ह नहीं। तो देखिए मैंने इसके बाद क्या किया, सबसे पहले जो कोष्टक में उसको मैंने सबसे पहले लिखा, उसके बाद बाकी इन दोनों को लिखा। लेकिन आप चाहें तो सबसे पहले इन दोनों को लिख सकते हैं इस तरह से, √7x +2
उसके बाद जो ये कोष्टक वाला है उसको आप लोग एक बार लिखिए, x माइनस 2√7, तो ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसको बाद में लिखा गया है, इसको पहले लिखा गया है, तो ये दोनों आंसर सही है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इन दोनों का गुणा करिए। तो यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेते हैं, 2√3 गुणा 4√3, इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा √3 गुणा 4 गुणा √3। तो यहाँ पे 2 चौक 8 हो जाएगा और √3 का गुणा करेंगे पूरा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो हमने गुणा करने पर देखिए कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अब आपको ऐसी दो संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो 24 आ जाए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है। तो 8 और 3 इन दोनों का गुणा करेंगे 24 आ जाएगा और जोड़ करके 11 भी आ जाएगा। अब 8 3 को ऐसे व्यवस्थित करिए ताकि प्लस 11 आ जाए। तो देखिए 8 और 3 दोनों प्लस प्लस लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, प्लस 11। ये पहली बार में ही आ गया। तो आप लोग क्या करिए, यहाँ से पहला पद जैसा है बिल्कुल पहला पद वैसे ही उतारिए, ये लास्ट वाला जैसा है वैसा ही उतारिए, लेकिन बीच में इन दोनों का यूज करके x लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा प्लस 8x प्लस 3x। अब उसके बाद इन सब का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो यहाँ पे 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 ही रहेगा और ये हो जाएगा √3 गुणा x पर 2 घात है तो हम x का 2 बार गुणा करेंगे, तो ये पहले पद का विस्तार रूप हो गया, फिर प्लस। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 का 3 बार गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और यहाँ पे x है तो ये x हो जाएगा, तो ये दूसरे पद का विस्तार रूप हो गया, फिर प्लस। यहाँ पे 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 ही रहने वाला है तो 3 गुणा x हो जाएगा, फिर प्लस। अब 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 आएगा और ये √3 है, तो ये चौथे पद का विस्तार रूप हो गया। तो देखिए चूंकि ये रूट वाला गुणनखंड है तो हम लोग विस्तार रूप लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कहाँ पर 3 है, क्योंकि रूट के अंदर यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो हम देखेंगे 3 अब इसमें खोजेंगे। तो देखिए 3 यहाँ पे है तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, √3 गुणा √3 लिखेंगे। अगर मान लीजिए रूट के अंदर 5 रहता तो हम इसमें 5 खोजते हैं, ठीक है। आप बस इतना ही समझिए। तो यहाँ पे 3 बराबर हम ये रखेंगे, तो पहला पद जैसा है तैसा ही उतार दीजिए। तो पहला पद मैंने वैसे उतार दिया, फिर प्लस, ये दूसरा पद मैंने वैसे उतार दिया। अब इस तीसरे पद में देखिए 3 है तो हम 3 की जगह क्या लिखेंगे, √3 गुणा √3 और ये x, तो ये तीसरा पद हो गया, फिर प्लस, इसमें जैसा इसको भी वैसे उतार दीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब आप लोग कामन लीजिए। तो इन दोनों में सबसे पहले कामन लीजिए। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें x है, इसमें भी x है, ठीक है, यानी कि 2x कामन हो गया। तो बचेगा क्या, √3 और x बचेगा, √3x प्लस है, प्लस लिखिए, इसमें क्या बचेगा, 2 गुणा 2 यानी कि 4 बचेगा, 2 दूना 4, और इन दोनों में आप कामन लीजिए तो ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसमें √3 है, इसमें भी √3 है, तो बस यही √3 इन दोनों में है, तो √3 लिखिए। यहाँ पे क्या बचेगा, √3x प्लस 2 दूना 4 बचेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोष्टक में सेम यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कोष्टक वाला लिख लेते हैं, √3x प्लस 4, इन दोनों कोष्टक वाला मैंने लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे, 2x प्लस ये लिखिए √3। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। आप चाहें तो सबसे पहले इन दोनों को भी लिख सकते हैं, यानी कि 2x लिखिए और ये प्लस √3 लिखिए, फिर ये जो दोनों सेम वाला जो है इसको एक बार लिखिए, √3x प्लस 4, ये भी आंसर सही है। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया है कि रूट वाले सवालों का गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी इसकी ज़रूरत है और वो भी अच्छे से समझ जाएंगे।